नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम है वो दो सेगमेंट में है। पहला सेगमेंट में हमारे साथ एहसन इकबाल साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वज़ीर, एक बड़े सीनियर सियासतदान हमारे साथ हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, मैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ और वो ये है कि सर पीटीआई की आज एक हुकूमत है और वो इलेक्शन के बाद आई है और कहा यह जाता है कि वह एक जमहूरी सियासी हुकूमत है। तो अगर मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब जमहूरी हुकूमतों को चलने दिया जाए 5 साल अगर वो अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो इससे जमहूरियत मजबूत होती है। तो सर क्या वजूहत है कि पीटीआई एक जमहूरी सियासी हुकूमत है, उसको 5 साल आप देने को तैयार नहीं? अगर आप दें तो आपकी वही स्टेटमेंट भी हम सुनते हैं कि अगर जमहूरी कुव्वतों को 5 साल मिले तो वो जमहूरियत उससे मजबूत होती है। तो आप इन्हें क्यों नहीं देना चाहते हैं 5 साल सर? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, अगर तो ये जमहूरी हुकूमत होती तो बिलाशुबा अगर ये अच्छी भी थी या बुरी थी, जैसी भी इसकी कारकर्दगी थी, एक केस बनता था कि इसे 5 साल चलने का मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम है, हर कोई जानता है कि ये ना जमहूरी है ना मार्शल है, ये ना तीतर है ना बटेर है, ये हाइब्रिड सिस्टम है। और इस हाइब्रिड सिस्टम की जो तबाहकारी है वो एक, जब मैं दौरे तालिब इल्मी में अमेरिका में पढ़ता था तो टीवी पे एक ड्रामा चला करता था जिसका उन्वान था हु इज़ द बॉस। यानी कि आप देखिए, किसी भी इदारे में अगर ये ना मालूम हो कि वेयर डज द बग स्टॉप, कौन है कि जो हतमी फैसले करता है। इस वक्त आप जाइए, लोगों से पूछिए, बिजनेसमैन से पूछिए, आप इन्वेस्टर से पूछिए, आप किसी भी ऐसे शख्स से जो मुल्क के मामलात से मुतल्लिक है, अगर पूछेंगे कि ये पाकिस्तान में इस वक्त फैसला साजी कहाँ होती है, तो वो एक आपको सवालिया निशान से घूरेगा और वो ये कहेगा हमें नहीं पता कि ये फैसले पिंडी में होते हैं या इस्लामाबाद में होते हैं, ये कौन करता है। लाहौर में मेरे साथ बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन मिलने आया और वो कहते हैं कि आपकी हुकूमत का और इस हुकूमत का बुनियादी फ़र्क ये है कि आपकी हुकूमत में हमें पता था कि इस काम के लिए हम नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे तो उसके बाद हमें किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस काम के लिए हम इसहाक डार साहब से मिल लेंगे तो उसके बाद हमें किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस चीज़ के लिए शायद खाकान अब्बासी या आपसे मिल लेंगे तो उसके बाद कोई और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में अलमिया ये है कि हम पिलर टू पोस्ट जाते हैं, वज़ीरों से मिलते हैं, वज़ीर आज़म से मिलते हैं, आर्मी चीफ से मिलते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं होता। और उसकी बड़ी वजह यही है कि ये एक जो दो अमली है इस निज़ाम के अंदर, हाइब्रिड सिस्टम में, वो मुल्क को दीमक की तरह या कैंसर की तरह खा रही है। और अगर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहा कि जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, हतमी तौर पे कोई उसको देखने वाला नहीं है, या टू मैनी कुक्स जैसे कहते हैं हों तो वो खाने को तबाह कर देते हैं, तो ये मुल्क तो बहुत तेज़ी से सिंक कर रहा है, इकॉनमी सिंक कर रही है। और फिर खुदा ना खास्ता खुद हुकूमत के ही हलीफ चौधरी शुजात साहब फरमा चुके हैं कि मामलात ऐसे चलते रहे तो शायद कोई वजारत उज़्मा लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा, कि इतनी वो कांटों की सेज होगी कि उस पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर एक जमहूरी हुकूमत होती तो यकीनन उसको केस था, लेकिन ये जो एक 2018 में हाइब्रिड तजुर्बा किया गया ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है। लिहाजा अब एक इलेक्शन के जरिए हकीकी मानों में जमहूरी हुकूमत बनाई जाए। अच्छा सर, मैं यहाँ एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा और वो सवाल ये है कि क्या आपका हज़फ सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म को हटाना है, या जिस तरह हम सुनते हैं PDM के या मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट में कि हम चाहते हैं कि जी आइन की हुक्मरानी हो, हलफ की पासदारी हो और आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो ये बहुत अहम जो बातें हैं बहुत अहम हैं और इससे कोई आदमी इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त सिर्फ आप ये हुकूमत गिराना चाहेंगे या इलेक्शन कराना चाहेंगे, या इलेक्शन से पहले आपका ये मैटर भी होना चाहिए या होगा कि
आइन की आइंदा पासदारी होगी और हलफ की पासदारी होगी और वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। क्या कहेंगे सर आप? जी डॉक्टर साहब, देखिए पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जहां 73 साल गुजरने के बाद हम ये बहस कर रहे हैं। बांग्लादेश 25 साल हमारे साथ हिस्सा रहा, उसके बाद आज़ाद हुआ। वहां पर ये बहस नहीं है। वहां पर सिर्फ बहस है कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इक्तसादी शरह तरक्की कैसे आगे बढ़ेगी। हम अभी तक इस रियासत के जो बुनियादी असास है उसके बारे में यकसू नहीं हो सके। कभी यहाँ मार्शल आ जाता है, कभी यहाँ जमहूरियत आ जाती है, कभी हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। और ये बात भी सब कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो जाता है लेकिन मुकम्मल इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता। तो अगर हम इस मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, जो कि इस मुल्क का मैनुअल है। देखिए, आप गाड़ी लेकर आते हैं, उसमें एक किताब आती है, उसमें लिखा होता है कि इसको पेट्रोल पे चलाएंगे और इतने स्पेक्स का पेट्रोल हो, और अगर उससे ज़्यादा आप चलाएंगे तब भी ख़राब है। अगर पेट्रोल की जगह डीजल डालेंगे तब भी नहीं चलेगा, इंजन फेल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए भी एक मैनुअल है, वो आईन पाकिस्तान है। उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि पाकिस्तान अगर अवाम की मंशा से चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, पार्लियामेंट उसमें खुद मुख्तार और सुप्रीम होगी, अदलिया आज़ाद होगी, तो ये मुल्क अपनी कामयाब परफॉर्मेंस देगा। हमने 72-73 साल से इस मुल्क को उस आईनी हुक्मरानी से दूर रखा हुआ है और उसी का आज हम नतीजा देख रहे हैं कि एक एक करके सब मुल्क हमसे आगे निकल रहे हैं। इंडिया निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, श्रीलंका निकल गया, नेपाल निकल गया, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत हो गई। हमने और कितना पीछे जाना है? तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही है, बिलाशुबा हम इमरान खान साहब को हटाना चाहते हैं, इस हुकूमत को घर बेच के नया इलेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन अगर निज़ाम ठीक ना हुआ और निज़ाम उसी बेतरतीबी से चलता रहा जैसे 72 साल से चल रहा है, तो फिर साल 6 महीने बाद हम फिर उसी एक दलदल में फंसे होंगे। तो इसलिए हमारा असल हदफ यही है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, हर इदारा अपने दायरे कार में काम करे, और जो एक इंटरनल टेंशन है हमारे मुल्क के अंदर दायरे इख्तियार की, कि लोग अपने दायरे से बाहर बढ़ के दूसरे के दायरे में मुदाखलत करते हैं। जिस तरह सिविलियन मुदाखलत अस्करी दायरे में नहीं होनी चाहिए, इसी तरह अस्करी मुदाखलत सिविलियन दायरे कार में नहीं होनी चाहिए। एग्जेक्टिव के मामले में अदलिया की नहीं होनी चाहिए, अदलिया के मामले में एग्जेक्टिव की नहीं होनी चाहिए। अगर हर कोई अपना काम करे तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल जरूर करूंगा छोटा सा, फिर आगे चलता हूँ। एक लाइन का मैं इसमें आपका जवाब चाहूंगा कि सर ये जो खराबी आप बता रहे हैं इसमें दोनों तरफ चीज़ें सामने आती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी इंटरफेयर करती है और पॉलिटिशियन भी उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इनकी हुकूमत गिरा दो। जैसे आज भी ये सवाल उठाया जा रहा है अपोजिशन के ऊपर, पीडीएम के ऊपर, कि वो आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो मैं तरदीद करूंगा और बैकडोर चैनल राब्ता नहीं है अस्करी क़यादत के साथ। ये इमरान खान साहब के अंदर का खौफ है जो बोल रहा है। ऑपोजिशन फौज को नहीं कह रही कि इनका तख्ता उलट दो। हम मार्शल लॉ तो नहीं लगवाना चाहते। जब फौज तख्ता उलटती है फिर तो मार्शल लॉ आता है। हमारी तो सारी जद्दोजहद ही आईनी हुक्मरानी के लिए है, तो हम आइन को सबवर्ट तो नहीं करना चाहते। असल बात यह है कि ये दलील के जी कुछ सियासतदान फौज के पास जाते हैं, मेरे नज़दीक नहायत ही भूंडी है। ये इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई शख्स रिश्वत ले ले और कहे जी कि बस मैं क्या करता, वो बड़े प्यार से मोहब्बत से मेरे घर एक नोटों का वो पूरा बैग लेकर आ गए थे, तो मैं तो फिर मजबूर हो गया। इस मोहब्बत के साथ उन्होंने पेशकश की, मैं वो पैसे ना कबूल करता तो उनका दिल टूट जाता। तो ये तो कोई दलील नहीं रिश्वत कबूल करने की। अगर कोई सियासतदान फौज के पास जाके गैर आईनी मुतालबा करता है तो फिर ये अस्करी क़यादत का फर्ज है कि बजाय ये कि वो ये कहें, जवाज फराम करें कि जी सियासतदान ने आके हमसे दावत दी कि आप मुदाखलत करें, वो उस बात की सरजनिश करें और उसको झुटलाएं कि ये आइन हमारा इजाज़त नहीं देता। आप कैसी गैर आइनी बात कर रहे हैं, आप हमें हमारे मनसब से, हमारे फ़र्ज से गुमराह करना चाहते हैं। तो इसलिए ये बातें माजी में इस्तेमाल की गई हैं कि जी सियासतदानों ने हमें बुलाया है। लेकिन हकीकत यह है कि अयूब खान का मार्शल लॉ हो या याह्या खान का मार्शल लॉ हो या जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, किसी सियासतदान ने उन्हें नहीं बुलाया था।
वो अपने ही हवस इक़्तिदार में या अपनी एम्बिशन के नतीजे में उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया था। अच्छा सर, ये सवाल है कि मौजूदा 2.5 साल में इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती रही, इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन गुज़िश्ता ये 2.5 साल में सर जितनी मुतनाज़ा ये अहम तरीन इदारा हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ था। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि जब हुकूमत से पूछो तो कहते हैं अपोजिशन ने ये जो है मुतनाज़ा बनाया है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को, मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट को कोड दिया जाता है। अपोजिशन से कहो तो वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, फ़ौज मेरे साथ खड़ी है, फ़ौज आगे है, फ़ौज पीछे है। तो आपके लिहाज से बड़ा आप बैलेंस गुफ्तगू करते हैं सर, आपके लिहाज से आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? एक तो ये सवाल है सर। दूसरा मेरा ये है कि DGI ने अभी हालिया ये कहा, ये किसको कहा है सर, कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो हमारे कौमी इदारों का तशख़्ख़ुस मजरू हुआ है, उसका आगाज 2018 के इंतखाबात में से हुआ है। और ये बात ठीक है, फौजी तर्जुमान कह सकते हैं कि 2018 में किसी किस्म का कौमी इदारों का अमल दखल नहीं था उनके नताइज के हवाले से, लेकिन ये वो चीज़ है जो लोगों ने मुशाहिदा किया है, लोगों ने इसका तजुर्बा किया है। मेरे पास एक नहीं दर्जनों ऐसे उम्मीदवारों की गवाही है कि जहाँ पर हमारे कौमी इदारों के लोगों ने उन्हें बुला के डराया धमकाया, सियासी वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया। फिर जो RTS के अंदर हुआ, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल प्रेस ने लिखा, ये सिर्फ हमारी गवाही नहीं है, जो दुनिया का मुस्तनद तरीन बैनुल अक़वामी मीडिया है वो तकरीबन मार्च अप्रैल में लिखना शुरू हो गया था कि यहाँ पर फैसला किया जा चुका है कि मुस्लिम लीग नून को वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो वहाँ से आगाज़ हुआ एक मुतनाज़ा, जो एक तनाज़ा पैदा हुआ। और इसके बाद फिर हुकूमत ने जिस तरीके से इस बात को प्रोजेक्ट किया कि हर वो काम जो इंतकामी कार्रवाई में हो या हर वो काम जो उसकी नाकामी का हो, वो उसको हमेशा अपने कौमी इदारों की पुश्त के ऊपर खड़े होकर या उनका नाम इस्तेमाल करके लेते रहे कि हम एक पेज पर हैं, ये जो फैसले हैं हम सब मिलकर कर रहे हैं। नतीजा ये है कि हुकूमत बहुत इंटेलिजेंटली, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इतने भोले नहीं है शायद जितना उन्हें समझा जाता है। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ अपनी तमाम कारकर्दगी का पूरा मलबा हमारे कौमी इदारों पर मुंतकिल कर दिया है और उनके ऊपर डाल दिया है। नतीजा ये है कि अब आम आदमी की सतह पे जब वो महंगाई देखता है, जब वो बेरोजगारी देखता है, तो वो शायद हुकूमत को कम जिम्मेदार ठहराता है, हमारे कौमी इदारों की तरफ ज्यादा उसकी तनकीद होती है। तो ये वो असबाब हैं कि जिनसे हम समझते हैं कि इन इदारों का जो तशख़्ख़ुस है, जो एक इमेज है, वो मुतासर हो रहा है। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मखसूस जियोग्राफियाई और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, उसमें हमें अपने कौम के जो सिक्योरिटी के दायरे हैं उन पर पूरी कौम के एतमाद को कायम रखना है, उनके इमेज को बरकरार रखना है और किसी भी कीमत पर उन्हें मुतनाज़ा होने से बचाना है। ये कौमी ज़रूरत है, हमारे कौमी दफा की ज़रूरत है, कौमी सलामती की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा 2007 में यही हमारे कौमी इदारे, इनके बारे में एक आम तशख़्ख़ुस ये हो गया कि ये तो सिर्फ काफ लीग की पुश्त के ऊपर है, या इनकी हमदर्दी काफ लीग के साथ है, या ये काफ लीग को बनाने वाले हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि दीगर तमाम जो सियासी धड़े थे उनके नज़दीक उनका किरदार बहुत मुतनाज़ा हो गया। और इसी तरह इन 2-2.5 सालों में जो एक सोच पैदा की गई कि जी ये कौमी इदारों का सिर्फ झुकाव PTI की तरफ है, या PTI ही जो है वो इनके मंजूर नज़र हैं, लिहाजा जो PTI की मुखालिफ सियासी सोच है उस सारे का फिर जो जाविया है उसकी नज़र में तो ये इन इदारों का किरदार मुतनाज़ा होना एक फितरी बात है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो जहां हमें दरपेश हैं, वहां कौमी सतह पे हमारे इन इदारों को भी दरपेश हैं कि इनका जो किरदार है, इनका जो तशख़्ख़ुस है, वो किसी कीमत पे मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए और मजरू नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी वज़ीर आज़म का हालिया बयान है और वो ये बयान है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने भी कोई ऐसी बात की तो उसके ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने अभी कहा है, और मुक़दमात बनेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
मैं समझता हूं कि वजीर आजम साहब का जो ये बयान है कि कौमी इदारों के खिलाफ किसी ने भी कोई गलत बात की कार्रवाई होगी, तो सबसे पहले तो 16-17 बयानात मैं वजीर आजम साहब के पेश करना चाहूँगा। जब भी वो ये कार्रवाई का आगाज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसका आगाज़, इसकी बिस्मिल्लाह खुद इमरान खान साहब के बयानात से होनी चाहिए। जो बयानात वो हमारे कौमी इदारों के हवाले से मुल्क के अंदर, भारत में और लंदन में, मुल्क के बाहर जाके दे चुके हैं, यकीन कीजिए वो इतने शर्मनाक हैं कि मैं उनको दोहरा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये बेहतर होगा कि खुद इमरान साहब ही खुद को अपने एहतसाब और मुहासबे के लिए पेश करें कि जो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ वो बयान देते रहे हैं, अगर उन बयानात पर उनका मुहासबा होता है तो फिर यकीनन वो ये हक रखते हैं कि बाकी लोगों का भी हिसाब करें। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आपका हालिया बयान मैंने पढ़ा था, अब इसकी तस्हीह और तस्दीक भी कर सकते हैं। आपने कहा कि जी वजीर आजम जैसे ही हटेंगे इन पर गद्दारी का मुकदमा कायम होगा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वजीर आजम के हवाले से कि जो गद्दारी के इसमें आती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक बहुत संजीदा मसला है। बात यह कि हमने बचपन से ये सुना है कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हमने बचपन में देखा था जब 1965 की जंग हुई थी और कहा गया था कि इस जंग का बुनियादी नुक्ता कश्मीर है। पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर भारत से जंगें भी लड़ी और 70,000 से ज्यादा कश्मीरियों ने अपना खून भी आज़ादी के लिए बहाया। और मैं कभी मंजर नहीं भूल सकता कि जब एक कश्मीरी नौजवान को भारतीय सिक्योरिटी एहलकार आनी मुक्के से मुंह पर उसके मुंह से खून का फवारा निकला और साथ ही उसे कहा कि बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो उस कश्मीरी नौजवान ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। आप मुझे बताइए कि 73 सालों में 72 सालों में कभी भारत की किसी हुकूमत को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को यकतरफा तौर पे तब्दील कर दे। हमेशा इस मसले की जो बैनुल अक़वामी हैसियत है, तनाज़े की हैसियत है, उसे तस्लीम किया गया और उसकी वजह से भारत ने भी इसको मुतनाज़ा तस्लीम किया। हमारे मुल्क में मार्शल लॉ की हुकूमतें आईं, जमहूरी हुकूमतें आईं, केयर टेकर गवर्नमेंट आईं, कमज़ोर हुकूमतें, मजबूत हुकूमतें। भारत को कभी ये जुर्रत नहीं हुई थी। ये इमरान साहब इस बात का जवाब दें कि क्या वजह है कि नया पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो इन्होंने मोदी साहब को मुबारकबाद दी कि इनका जीतना बड़ा ज़रूरी है, कि ये जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा। और इमरान खान की उस जो एक इनके लिए खैर सगाली का मैसेज था, उसे बीजेपी ने इस्तेमाल किया भारत के अंदर मुसलमानों का वोट लेने के लिए। और इमरान खान साहब के उस मैसेज से इन्होंने भारत में मुसलमानों का वोट भी लिया कि देखिए पाकिस्तान से भी मोदी साहब के लिए कामयाबी की दुआएं हैं, तो आप वोट देकर इन्हें कामयाब करें। फिर जब ये इलेक्शन जीत गए, इन्होंने 2 लाख के करीब कश्मीर में फौजें उतारी इस कार्रवाई से पहले, और उस कार्रवाई का मकसद था कि मुकम्मल तौर पे वहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल में ले ली जाए। 1.5 महीना पहले तमाम सियाहों को निकाल दिया गया और हमारी मालूमात ये हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने वजीर आजम को बाखबर किया कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और आप जो इस्लामी ममालिक हैं उनका दौरा करें और उन्हें पेशगी तौर पे मुतला करें कि वो भारत को किसी ऐसे इकदाम से रोकें जिससे इस खित्ते में अमन खराब हो सकता है और आप बैनुल अक़वामी सरमाया कुछ सफारतकारी करें। लेकिन वजीर आजम साहब को शायद ये कहा गया था कि उन दिनों में आप समुंदर के ऊपर से परवाज नहीं कर सकते, तो इन्होंने किसी जगह सफर नहीं किया, ये इस्लामाबाद में बैठे रहे, ना वजीर खारजा कहीं गए। भारत ये खेल जो है 5 अगस्त को उसने जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया, लेकिन उससे 2 महीने पहले नजर आ रहा था, एक अंधे को नजर आ रहा था भारत क्या करने जा रहा है। आप बताइए कि हमारी हुकूमत ने क्या किया? ये आंखों पे पट्टियां बांध कर बैठे रहे और जब ये वॉशिंगटन से आए तो इन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो भारत ने पाकिस्तान को कमजोर जाना और कमजोर जान के कश्मीर पे कब्जा कर लिया, और अगर भारत ने पाकिस्तान को कमजोर नहीं जाना तो फिर किसी सौदे के नतीजे में कुछ सौदागरी हुई है जिसके नतीजे में
भारत को वॉक ओवर दे दिया गया है। ठीक। दोनों ही सूरतें जो हैं वो मुजरिमाना भी हैं और मुल्क के मफाद के खिलाफ भी हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि इमरान नियाजी साहब कश्मीर के मसले पे गद्दारी के और सरेंडर के मुर्तकब हुए हैं, जिस पर इनसे जरूर बाज़पुर्स होनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं थोड़ा एक दो सवाल और आपसे कर लेता हूं। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, मैं चाहता हूं आपसे डिस्कस कर लूं, और वो है पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो मशहूर ज़माना केस है उसके ऊपर एहतजाज भी आप करने जा रहे हैं। आज जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी ने सवाल किया, पीटीआई के जो वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव थे और जो लॉयर थे, कि अमेरिका की 2 कंपनियों से फंडिंग को तस्लीम करते हैं या इनकार करते हैं, ये उन्होंने सवाल किया। और ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने जवाब दिया कि अमेरिका में हमारा एजेंट था, अगर इसने गैर कानूनी फंडिंग की तो इसके हम जिम्मेदार नहीं। आप अगर ये स्टेटमेंट है सर जैसा कि आया है, तो इसके बाद क्या रह जाता है सर, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि ये देखिए, इमरान साहब जो सब पर कीचड़ उछालते हैं और सुबह शाम कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये 6 साल से एनआरओ के ऊपर बैठे हुए हैं और साकिब निसार साहब इनको एनआरओ देकर गए हैं। इतना फुल प्रूफ केस था कि साकिब निसार साहब को उस केस के अंदर फैसला देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उस केस का फैसला करने की बजाय उसे इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया, और इलेक्शन कमीशन में ये मुसलसल मुख्तलिफ कानूनी हिले बहाने बना बना के उसको ड्रैग करते रहे हैं। जब भी इस केस का मेरिट पे फैसला होगा, इमरान साहब की भी मिडिल विकेट उड़ेगी और पीटीआई की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगी, चूंकि इन्होंने भारत नवाज, इसराइल नवाज, पता नहीं किन किन लॉबीज से पैसा लिया है। ये जो इनके ज्यादातर अकाउंट्स हैं, 2 दर्जन के करीब अकाउंट हैं, जो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए थे, इलेक्शन कमीशन को बताए ही नहीं थे, वो तो स्टेट बैंक ने पकड़े हैं। और उन अकाउंट्स में करोड़ों रुपया बाहर से आता रहा है। भोले भाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान की चिकनी चपटी तकरीरें सुन के पैसे भेजते थे, उनको ये नहीं पता था कि वो पैसे किसी अकाउंट में नहीं जा रहे जहां ऑडिट होगा, बल्कि वो प्राइवेट पर्सनल यूज के अकाउंट्स में जा रहे हैं। और ये करोड़ों रुपए इन्होंने बनाए। और खुद एक पीटीआई के बहुत हमदर्द एंकर पर्सन है, एक सहाफी हैं, उन्होंने मीडिया पे खुद कहा कि जनाब वो तो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है पीटीआई के नुमाइंदों ने उन फंडों से। तो ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा स्कैंडल है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला करेगा। ठीक है सर, ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर, कि ये जो मौजूदा सियासी बहरान है जिस पर पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है और वो कहती है कि वो लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ भी मोड़ सकते हैं, इसका सलूशन आपके सामने क्या है सर? मुख्तसर सा इसका सलूशन चाहिए सर। देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान साहब को इनको खुद पता लग गया। आज तो इन्होंने तकरीर कन्फेशन कह दिया, इन्होंने कहा जी इमरान खान कोई तब्दीली नहीं ला सकता, कौम को तब्दील होना पड़ेगा। ये वो शख्स हैं कि जो ये फरमाते थे कि जनाब ऊपर एक बंदा आ जाए तो 90 दिन या 90 सेकंड के अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो आज तो इनके हाथ पैर फूले हुए, इन्हें समझ नहीं आ रहा मुल्क कैसे चलाना है। 31 जनवरी तक हमने इन्हें अल्टीमेटम दिया है, ये मुस्ताफी हों, नए इंतखाबात का ऐलान करें, मुल्क एक बहरान से बच सकता है। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जब पीडीएम का लॉन्ग मार्च आएगा तो उस लॉन्ग मार्च के सामने इनको घुटने टेकने पड़ेंगे और हुकूमत से रुखसत होना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसी स्टेज पर इंशाल्लाह आपसे मजीद बात करेंगे, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो मौलाना हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हैं। धुंध की वजह से, मौसम की वजह से वो अपने घर पहुंच नहीं सके, हमारे साथ फ़ोन पे होंगे। ताहिर अशरफी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, एक न्यू डेवलपमेंट है, वहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा सर, कि पूरी दुनिया में सर, आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया को जानते हैं, आप उस्ताद हैं, हम तो शागिर्द हैं। पूरी दुनिया में सर अगर मीडिया को देखा जाए तो मीडिया
जिसकी सबसे ज़्यादा जो तनकीद होती है सर वो हुकूमत पे होती है, ठीक है सर, और अपोजिशन पे उनकी नहीं होती। हाँ, अपोजिशन की पार्टियां जब हुकूमत में होती है तो उन पे भी तनकीद होती है, और यही हाल हमने पाकिस्तान में भी देखा जब पिछली हुकूमतें थीं, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की सख्त तरीन तनकीद उन पे की गई मीडिया की तरफ से। लेकिन सर आज की हुकूमत में और पिछली हुकूमत में या पूरी दुनिया के हुकूमतों में फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि आज की हुकूमत में बर्दाश्त क्यों नहीं है सर, क्योंकि आज की हुकूमत जो है वो मीडिया में तनकीद के ऊपर मीडिया चैनल के पैमरा पर प्रेशर डाल रही है कि इस चैनल को पीछे फेंक दिया जाए, और वो केबल वालों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि जी इस चैनल को पीछे फेंका जाए, फिर प्रेशर डाला जा रहा है कि जी इस चैनल को बंद कर दिया जाए, फिर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस एंकर को निकाल दिया जाए क्योंकि ये ज़्यादा तनकीद करता है। तो सर ये रवैया मौजूदा हुकूमत का क्या ये एक जमहूरी सियासी हुकूमत का रवैया है सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि अभी तक मेरे इल्म में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब ने किसी को कहा हो कि भाई फुला एंकर को निकाल दो, फुला चैनल को बंद कर दो, फुला के इश्तिहार बंद कर दो। जबकि माजी में तो हमने ये भी देखा कि पूरा पूरा दफ्तर जला दिया गया और पूरी पूरी लिस्टें दे दी गई इदारों को, जो आपके अखबारी इदारे थे, प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जो कुछ होता रहा वो सबके सामने है। लेकिन मुझे हकीकी बात यह है कि अभी तक मैंने ना कभी मोहतरम इमरान खान साहब की जुबान से किसी के बारे में ये सुना कि भाई इसको टीवी पर नहीं आना चाहिए, ना मैंने ये सुना कि उन्होंने किसी के बारे में कहा हो कि इसका चैनल बंद हो जाना चाहिए। तनकीद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की शख्सियत को बाज़ लोग सही अंदाज से पेश नहीं कर पा रहे। मैं पहले तो मेरा उनसे एक जाती ताल्लुक था, क्योंकि मैं उनका नुमाइंदा खसूसी उनका एक साथी हूँ कि हुकूमत के बाद उमूर में, तो मैंने तो ये देखा है कि तनकीद पे तो ज्यादा खुश होते हैं बनिस्बत खुशामद के। खुशामद के तो एक मिनट बाद मैंने देखा वो कहते हैं यार अगली बात कर ले, और तनकीद पे वो उसको सुनते हैं, उस पर बहस करते हैं, उसका इलाज बताते हैं। तो मैं इसी पाकिस्तान में मैंने देखा है कि एक बड़े इशाती ग्रुप जो है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार था, जिस तरह उसके दफ्तर पर हमले होते रहे, जिस तरह उस अखबार को जलाया गया, उसके दफ्तर को लाहौर में जलाया गया, और पूरी पूरी लिस्टें मिलती थी कि भाई ये लोग आपके इदारे में नहीं होने चाहिए, और ये लोग, मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत का किसी भी तौर से अगर मवाजना आप करें तो हमारे इस हुकूमत में तो बड़ी नरमी है। क्या कुछ इमरान खान साहब को नहीं कहा जा रहा, चैनलों पे बैठ के बाद लोग जिन बेचारों को अपने घर वाले सही तरह से नहीं जानते, उनके अपने लोग उन्हें नहीं जानते, 4 लोग उनकी फॉलोइंग वाले नहीं है, वो वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि खुद शर्म आनी शुरू हो जाती है। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक सवाल रखूंगा आपसे कि बिल्कुल आप हो सकता है आप ये सही कह रहे हो कि वजीर आजम को इसका इल्म नहीं है, लेकिन आप क्योंकि वजीर आजम के मुशीर भी हैं, तो सर ये मैं गुजारिश करूंगा कि क्या आप वजीर आजम तक ये बात लाएंगे कि पैमरा पे प्रेशर जो डाल रहे हैं वो कौन लोग हैं? अगर वजीर आजम नहीं है तो ये भी हो सकता है कि उनके कुछ वज़रा अपने ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर चैनल को पीछे फेंकने के लिए पैमरा को, और क्या आप चेयरमैन पैमरा से ये सवाल पूछेंगे कि आपको किसने कहा है कि आप केबल वालों को फोन करके ये कह रहे हैं आपके लोग कि इस चैनल को पीछे फेंक दो, इस एंकर को हटा दो? क्या ये जिम्मेदारी तो आप निभाएंगे सर? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं कल कोशिश करूंगा। मैं शिबली फराज साहब, अब शिबली फराज जो हमारे वजीर इत्तलाआत हैं, वो एक हम्बल और एक जमहूरी आदमी है, कैसे वो, मैं नहीं समझता, वरना मैंने कभी सुना है। मैं आपको कई बार कई लोगों ने अगर शिकायत भी की हो कि जी फुला हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो वो कहते हैं यार ठीक है, उसका हक है, उसका नुक्ता नजर है, आप अपने नुक्ता नजर को बयान करें। और बल्कि इमरान खान साहब का तो फोकस ये होता है कि आप अपने काम को बयान कीजिए जाके कि हमारी हुकूमत ने कौन सा अच्छा काम किया है।
बजाय इसके कि हम इस पे पड़े रहें कि जनाब तो जो कुछ हो रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि मैं बहुत सी जगहों पे नहीं जाता, माजरत करता हूँ कि क्या हमने एक दूसरे को गालियां देने के लिए ये जो है टीवी पे आते हैं। तो बहरहाल अगर किसी के साथ इस तरह की कोई बात हो रही है, मैं इंशाअल्लाह आपको जाती तौर पर भी बताऊंगा और नाजरीन भी सुन रहे हैं। मैं जरूर कल कोशिश करूंगा अगर मेरी चेयरमैन कैमरा और बिलखुसूस वज़ीर इत्तेहाद सिद्दीक फराज साहब से बात हो, मैं नहीं समझता हूँ अगर कोई जाती तौर पे कुछ कर रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी ना हुकूमत पे आती है ना वजारत इत्तेहाद पे आती है। लेकिन उसे रोका तो जा सकता है ना सर उसको, अगर वो जाती बुनियाद पे कर रहा है। और वजीर आजम का इसमें बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वजीर आजम तो तनकीद पसंद करते हैं, वो तो इन चीज़ों को लाइक करते हैं, तो फिर सर मेरा ख्याल है कि अगर कोई जाती बुनियाद पे ये कर रहा है तो वजीर आजम को तो इस पे एक्शन लेना चाहिए ना सर, और पैमरा के चेयरमैन से। अच्छा, अब अगर कोई ज्यादती करेगा तो बड़ा वाज़ेह है वजीर आजम साहब के यहाँ ये है ही नहीं है कि वो अपना है या बेगाना है। ज्यादती करने वाले को जो है बिल्कुल वो डांटते भी हैं और उसका इलाज भी करते हैं, ये मैंने देखा है। अच्छा सर, एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, आपकी जो चैनल पे आपके जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं, वुज़रा हैं और जो एमएनएज हैं, जो आपके मुशीरान हैं, वो चैनल से गायब होने लगे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी है, अब जैसे आप हैं, अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी आके नहीं बताएंगे तो एंकर तो आपकी कारकर्दगी, वो तो पार्टी नहीं है ना सर, वो आपका कारकुन नहीं है। तो वो लोग जो वजीर हैं, मुशीर हैं, उनको उन जगहों पे आना चाहिए, उस चैनल पे बैठना चाहिए ताकि हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी को वो डिफेंड कर सके, वजीर आजम की काविश को वो ऑनियर कर सके। तो वो क्यों नहीं आते हैं सर? बहुत सारी जगहों से वो माजरत करते हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं डॉक्टर साहब, एक तो वो लोग हैं, मसलन आपके प्रोग्राम में भी आपसे मेरा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन आपको याद होगा कि एक आध मरतबा कुछ ऐसे साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब के बारे में या गुफ्तगू में ऐसा लहजा इख्तियार किया, ऐसे अल्फाज बोले, तो बिलाशुबा मैं समझता हूँ और मैं इस हक में हूँ कि अगर हमने टीवी पे बैठ के गालियां एक दूसरे को देनी है या एक दूसरे की गालियों का जवाब देना है तो फिर तो हमें नहीं आना चाहिए, फिर हमें माजरत कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं नहीं समझता, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। मसलन मैं अपने एंड पे ये कह सकता हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के अंदर आप बैनुल मज़ाहिब हमानी पे आ जाएं, अक़लियतों के मसाइल पे आ जाएं, आप मशरिक़ वुस्ता के मसाइल पे आ जाएं, मैं आपको वो चीजें कह सकता हूँ जो हमने की हैं तो मुमकिन है माजी में 5-5 साल में ना हुई हो। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज जो पाकिस्तान का सफारतखाना रियाद में है, जो जिसके बारे में हमेशा शिकायत होती थी कि जी बात ही कोई नहीं सुनता, आज 1,500 अफराद को एक वक्त में डील किया जा रहा है। हमारे सफीर खुद सुबह से शाम तक वहाँ लोगों को डील कर रहे हैं। जो हमारी अक़लियतें हैं, मैंने 115 शिकायत 3 माह में आई हैं, 115 की 115 हल की हैं। तो इसी तरह हम इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल, हम यूनियन काउंसिल से लेकर ऊपर तक बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। हमने मदारिस के मामले के ऊपर जो है मदरसे की तालीम को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके नामूस रिसालत का जो केस लड़ा है वो हमारा एजाज है, वो पाकिस्तान का एजाज है। उन्होंने जो फ्रांस के मसले पे स्टैंड लिया वो सारी दुनिया के सामने है। अभी जो कश्मीर के मसले पे OIC में वज़राए खारजा के इजलास में मुत्तफिका करारदाद कश्मीरियों पे, आज जो तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का मुश्तरका कश्मीर के मसले पर मौक़िफ़ आया, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास जो है बताने को कौम को कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है कौम को बताने को। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर कोई ऐसे साहिबान हैं जहां जो बिल्कुल ही बदजुबानी पे उतर आते हैं तो जवाब में 2 ही सूरतें होती हैं, या आप उठ के जाएं या आप भी बदजुबानी करें, और तीसरी ये है कि आप कबल अज़ वक्त माजरत कर लें कि भाई मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, या इसको बंद करें। ठीक है, ये मसला ठीक है। नहीं ऐसा ये है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर रेगुलरली वो अपने आप को एब्सेंट कर दें तो हुकूमत की कारकर्दगी तो उन्होंने ही बतानी है ना।
वो तो एंकर ने नहीं बताना है। अगर आप उस सीट पर जिसमें हुकूमत के नुमाइंदे बैठने हैं और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, अपनी कारकर्दगी बैठानी है, अगर वो नहीं आएंगे तो उस सीट पर हो सकता है कि उनका मुखालिफ बैठ जाए और मजीद उनके मुखालिफ में बात चली जाए। अब इसको इस तरह ना लिया जाए। मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को ज़रूर भेजें और उन तमाम कारकर्दगी के साथ भेजें जो उनके पास मौजूद हो और वो चैनल में बताएं। ये मेरा एक आपसे गुजारिश होगी। अब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं और चंद सवाल सामने और रखता हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात ऐसे कोई अहकामात नहीं दे रहे हैं और ये अहकामात अगर होते तो डेफिनेटली ये गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात होते कि आप पैमरा के चेयरमैन पे प्रेशर डाल रहे हैं और चेयरमैन पैमरा के पैमरा की बुनियाद पर मुख्तलिफ केबल वालों को प्रेशर जा रहा है कि इस चैनल को पीछे फेंक दिया जाए, इस चैनल को बंद कर दिया जाए, इस एंकर को हटा दिया जाए, इस चैनल को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो ये गैर कानूनी अहकामात यकीनन हम भी ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात की नहीं है। तो फिर ये जो केबल पर प्रेशर आ रहा है, ये कौन डाल रहा है और क्यों डाल रहा है? और अगर चेयरमैन पैमरा इसकी वजाहत करें तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये क्यों केबल वालों पर ये प्रेशर आ रहा है कि इस चैनल को पीछे फेंक दिया जाए या इस एंकर को निकाल दिया जाए, इस प्रेशर की बुनियाद पे वो चैनल के मालकान या इस चैनल को बंद कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को भी नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर इत्तलात को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये कहीं उनके नाम को तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या कोई नीचे बैठ कर अपने ज़ाती मकासद को पूरा करने के लिए हुकूमत को, वज़ीर आज़म को और वज़ीर इत्तलात को बदनाम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस किस्म के अहकामात टोटली गैर कानूनी है। अगर अदालत में कोई भी जाएगा उसको रिलीफ मिलेगा और ये बहुत गैर आइनी इकदाम होगा। जी, मैं आता हूं जनाब, एक बहुत अहम सवाल है कि आपने जो बात की है इस वक्त सफारती लेवल पर, उसमें ये इल्ज़ाम आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर उनके दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए हैं, जिसमें चीन का नाम आता है, यूएई का नाम आता है, सऊदीया का नाम आता है। सर, इस पर मुख्तसर बात करें। एक और अहम सवाल है, वो भी मैं आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे तमाम दोस्तों के साथ पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छे मज़ीद होने जा रहे हैं। सऊदी अरब, अमारात, चीन हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और जनवरी के शुरू में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको बहुत मुस्बत भी नजर आएंगी। और सऊदी अरब के हवाले से बिलखुसूस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हमारा जो ताल्लुक ईमान अकीदे का है, हमारा जो ताल्लुक मोहब्बत और अखुवत का है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और बाकी अरब इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारे ये ताल्लुकात जो हैं वो इक़्तिसादी, मुआशी, सकाफती, सियाहती, दीनी, इन जिस्तों में जा रहे हैं, जो अवामी सतह पर भी होंगे, जो तमाम तबकात के साथ होंगे। और ये आपको अगले चंद माह में बहुत अच्छे अंदाज से आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ तमाम जो है तबकात के साथ आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें करती है कि हमारा ताल्लुकात सऊदी अरब से खराब हो गए। अभी OIC का मैंने पहले अर्ज कर दिया, वहाँ सऊदी अरब के वजीर खारजा ने अपनी तकरीर में कश्मीर का जिक्र किया। अब्दार साहब, वो जो यहाँ ढोल पीट रहे थे और बड़ी जनाब शोर कर रहे थे कि सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले में पॉलिसी बदल दी, जब सऊदी वजीर खारजा OIC में हमारी तायीद कर रहा अपनी तकरीर में और कश्मीर के मसले पर जो है पाकिस्तान के मौकफ की, तो कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ हमारे तमाम बरादर इस्लामी ममालिक के साथ
वो खास सऊदी अरब है, अमारात है, इराक है। ठीक है सर, ठीक है। ये आखिरी सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं जवाब दे दूं सर। सिर्फ मेरे पास 1.5 मिनट है सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि DGISPR को ये बयान देना पड़ा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये एक अहम तरीन इदारा है सर, इसको कौन घसीट रहा है? हुकूमत भी घसीट रही है, अपोजिशन भी घसीट रही है। सर इस पर मुख्तसर सा कमेंट चाहिए, 1.5 मिनट है आपके पास। इसका जवाब आज की एक वो तस्वीर है जो जनरल कमर जावेद बाजवा, मेरे सिपा सलार, इस कौम के सिपा सलार, मुहाफिज कौम की है कि वो अपनी एक छोटी बच्ची के सर पे बोसा दे रहा है। इससे सबको समझ जाना चाहिए कि ये फौज इतनी अजीम है। और मेरा सिपा सलार जो लोग इस फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं ना, उनको आज देखना चाहिए कि ये सिपा सलार कौम मदरसे का बच्चा हो, हजारे का बच्चा हो, स्कूल का बच्चा हो, वो किस तरह दस्ते शफकत रखता है। और जब तक मेरे ये मुहाफिज हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इस सिपा सलार और इसकी सिपा को और इसके जर्नैलों को और इसके फौजियों को और इसके जवानों को। मुझे मेरे मुल्क को कोई खतरा नहीं, मेरी कौम को कोई खतरा। और जो इनको सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं वो कल भी नाकाम और नामुराद हुए थे, रुसवा हुए थे, आइंदा भी रुसवा होंगे। ठीक है सर। 2 बातें करते हुए, एक तो सर आपने वादा किया है